हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, हमने संस्कृत के विविध विषयों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि संधि क्या होती है, किसे कहते हैं संधि। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। संधि का क्या स्वरूप है, सूत्रों के आधार से हो, व्याख्या की थी उसकी, तो बहुत सारे आधार से हमने समझ लिया था कि संधि क्या होती है। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है, उसके कितने भेद प्रभेद है, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले संधि के मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से देखने पर तीन भेद हमारे सामने दिखाई देते हैं। कौन कौन से है वो तीन भेद? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अच संधि। अच को हम स्वर संधि भी कहते हैं। हल संधि, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि ये विसर्ग संधि है। तो ये तीन प्रकार की संधि होती है। अच कहो, हल कहो, विसर्ग कहो, या स्वर कहो, व्यंजन कहो, विसर्ग कहो। तो ये तीन प्रकार की संधि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये अच क्या लिखा है, अच का अर्थ क्या होता है, स्वर का अर्थ क्या होता है, हल का अर्थ क्या होता है, व्यंजन का अर्थ क्या होता है, और विसर्ग का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो इनका मीनिंग हमें समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच का अर्थ क्या होता है, अच का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप सभी ने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी ने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा हुआ ही होगा। तो उसमें बहुत सारा विभाजन किया हुआ है, स्वरों का विभाजन किया, व्यंजनों का विभाजन किया। तो उसके अंदर हमें यह बताया गया कि इसमें ये इतने स्वर होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं। तो अच, अच जो लिखा गया है ये एक प्रत्याहार है। अच जो लिखा गया है ये एक प्रत्याहार है। और अच प्रत्याहार में क्या आता है कि अच प्रत्याहार में जितने भी स्वर है वो सारे के सारे स्वर इसके अंदर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में जितने भी स्वर है वो सारे के सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, स्वर होते हैं अ च तक, अ से लेकर च तक, आई उन रिल रिक ए ओंग आई औच। तो च तक आपको गिनते जाना है। और इसमें जितने भी स्वर आएंगे वो सारे के सारे अच में आते हैं, इसलिए अ से लेकर च तक आते हैं, इसलिए अच लिख दिया। अच कहो या स्वर कहो तो दोनों एक ही बात है। माने स्वरों के बीच में जो संधि होती है वो स्वर संधि कही जाती है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा है हल संधि। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि का क्या अर्थ होता है? हल का अर्थ होता है हल एक हल के। तो ह से लेकर ल तक माहेश्वरी सूत्रों में आपको जाना है। ह से लेकर ल तक जितने भी वर्ण बीच में आते हैं, जितने भी अक्षर बीच में आते हैं, तो वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ह से लेकर ल तक सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए दूसरे संधि का नाम है हल संधि या व्यंजन संधि। तो व्यंजनों में जो संधि होने वाली है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। अब व्यंजनों के बीच में होने वाली है इसलिए हल यहाँ लिख दिया है। ठीक। अब देखिए, तीसरा भेद है विसर्ग संधि, जहां बिंदी बदल जाएगी। दो बिंदी जहां लगी हुई होती है उसको विसर्ग कहते हैं, और जहां वो बदल जाएगी और दूसरा शब्द आ जाएगा तो वहां विसर्ग संधि होगी। ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अच संधि या स्वर संधि किसे कहते हैं। क्या होती है अच संधि, क्या होती है स्वर संधि? तो देखिए, स्वर संधि का स्वरूप यहाँ समझाया गया है कि स्वर संधि का अर्थात जब किसी पद में किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है तो वहां अच या स्वर संधि मानी जाती है। क्या लिखा, ये आपको याद रखना है। जब किसी भी पद में, किसी भी पद में, पद मतलब पद का अर्थ क्या होगा कि दो वर्ण मिलने के बाद पद बनता है, दो अक्षर मिलने के बाद पद बनता है। तो सिंगल दो वर्ण थे, अब वो मिल गए तो मिलने के बाद वो पद बन गया। अब क्या कहना चाहते हैं कि जब किसी भी पद में किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है, माने एक स्वर वर्ण के बाद में दूसरे स्वर वर्ण का ही मेल होगा, एक स्वर के साथ दूसरा स्वर मिल रहा हो, तो वहां अच संधि मानी जाती है, तो वहां स्वर संधि मानी जाती है, तो वहां स्वर संधि होगी। माने एक पद है और एक पद के अंदर पहला वर्ण भी स्वर और दूसरा वर्ण भी स्वर। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों आमने सामने आ जाएंगे और मिल जाएंगे, तब समझ जाना कि यहाँ स्वर संधि होगी। कैसे? अब उदाहरण दे करके यहाँ समझा रहे हैं, आपको समझना है। देखिए, यहाँ लिखा है स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि।
अर्थात स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि, माने स्वर होगा फिर बाद में स्वर होगा, तो दोनों को मिला करके, इनका प्लस करके दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा कि स्वर संधि उत्पन्न हो जाएगी। अब आगे आगे लिखा है कि सबसे पहले स्वर समझना जरूरी है। स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं 5 प्रकार के, अ ई उ री ली, अ ई उ री ली, ये 5 प्रकार के ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व माने छोटे, दीर्घ माने बड़े। तो बड़े स्वर कितने होते हैं कि दीर्घ माने बड़े स्वर होते हैं 8 प्रकार के, आ ई उ री ए ओ आई औ, ये 8 प्रकार के स्वर होते हैं दीर्घ। ठीक, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पद में एक पद होना चाहिए, एक पद के अंदर जब कभी भी आमने सामने स्वर स्वर आ जाते हैं तो वहां स्वर संधि होती है। जैसे अब यहाँ उदाहरण देकर के हमें समझाया गया। देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, इति प्लस आदि ही इत्यादि। ये इत्यादि जो है वो एक पद है, एक पद है। तो एक पद में क्या हुआ कि 2 शब्दों से मिलकर के एक पद बनाए कि इति और आदि। अब देखिए इति में सबसे अंतिम वर्ण है ई, ये जो ती है ना वो है ई, और आदि में सबसे पहला वर्ण है आ। तो ई और आ ये दोनों के दोनों स्वर है, दोनों के दोनों स्वर है, और दोनों आमने सामने आ गए और मिल गए। मिलने के बाद इनके जगह पे क्या उत्पन्न हुआ कि य की उत्पत्ति हो गई। ये की उत्पत्ति हो गई माने 2 शब्द मिल गए और तीसरे शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो वहां हमें समझ जाना है कि यहाँ संधि हुई है। अब वो कौन सी संधि हुई, कैसे हो गई, कैसे मिल गए, वो जब भेद पढ़ेंगे इसके तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी तो हमें ये देखना है कि स्वर संधि का अर्थ क्या होता है। स्वर संधि का अर्थ होता है कि स्वर और स्वर आमने सामने होना चाहिए और वो मिल जाना चाहिए, तब जाकर के स्वर संधि उत्पन्न होती है, माने स्वरों में ही होगी। देखिए दूसरा, देवी प्लस आलय, देव्यालय, देव्यालय ये एक पद है, देव्यालय ये एक पद है, 2 शब्दों से मिलकर बनाए देवी प्लस आलय। अब देवी में अंतिम वर्ण है ई और आलय में सबसे पहला वर्ण है आ, तो इधर भी ई है और इधर आ है। तो यहाँ दोनों स्वर मिलने के कारण, स्वर में स्वर मिलने के कारण यहाँ पर भी स्वर संधि हुई है। अब कौन सी स्वर संधि वो देखेंगे आगे। आगे तीसरा है प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम 2 शब्दों से मिलकर बना प्रति प्लस एकम। प्रति में अंतिम वर्ण है ई और एकम में सबसे पहला वर्ण है ए। तो ई और ए ये दोनों स्वर है, दोनों स्वर मिलने के कारण यहाँ पर भी स्वर संधि हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम उदाहरण है इत्यर्थम। इत्यर्थम, इत्यर्थम में भी स्वर संधि हुई है। कैसे कि इति प्लस अर्थम, इति प्लस अर्थम, ये इत्यर्थम शब्द बन गया। अब इति में अंतिम वर्ण आप समझ गए होंगे कि ई है और अर्थम में सबसे पहला वर्ण अ है। तो ये दोनों मिलकर के, ई और अ मिलकर के इत्यर्थम बन गया, माने यहाँ भी स्वर संधि हुई है। तो ये स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी, किसे कहते हैं स्वर संधि, ये आपकी बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं देखिए, अर्थात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। जब किसी व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये हम देखने वाले। देखिए जब किसी व्यंजन हल वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। माने यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि स्वर वर्ण में, स्वर संधि में तो स्वर और स्वर का मेल हो रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो थोड़ा और उल्टा कर दिया। क्या कर दिया कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ, सबसे पहले तो व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद व्यंजन अथवा स्वर दोनों होंगे तो चलेगा, पर पहला अक्षर व्यंजन होना चाहिए। कि व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि या हल संधि मानी जाती है। वहाँ व्यंजन संधि या उसे ही हल संधि कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए नीचे उदाहरण देकर के आपको समझाया गया, व्यंजन प्लस स्वर,
ये बात ध्यान में रखना है। व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू व्यंजन संधि, माने कि पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर आ रहा हो तो भी व्यंजन संधि हो सकती है। जैसे जगत प्लस ईशः, जगदीश ये एक पद है, जगदीश ये एक पद है और जगदीश दो शब्दों से मिलकर बनाए जगत प्लस ईशः, तो अंतिम वर्ण है त और प्रथम वर्ण है ई, तो अंतिम है त है वो व्यंजन है और ई है वो स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिल गए तो सामने कौन सी संधि खड़ी हो गई? व्यंजन और स्वर मिलने के कारण भी व्यंजन संधि ही होगी, व्यंजन संधि ही खड़ी होगी। दूसरा उदाहरण, वाक प्लस ईशः, वागीशः, वागीशः बन गया। वागीशः क्या है? वागीशः एक पद है। अब दो शब्दों से मिलकर के ये बना है वाक प्लस ईशः, वाक प्लस ईशः। तो वाक में क है वो व्यंजन है और ईशः में पहला वर्ण है वो ई है। तो क व्यंजन और ई स्वर दोनों मिल गए, दोनों मिलने के कारण ये वागीश शब्द बन गया। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि हुई है, ये नियम आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाएंगे तो भी व्यंजन संधि ही होगी। माने व्यंजन प्लस स्वर मिलने पर तो व्यंजन संधि होती है और व्यंजन मिलने पर भी व्यंजन संधि होगी ही होगी। वो कैसे? देखिए उदाहरण, सत प्लस जनः, सज्जनः, सज्जन शब्द बना हुआ है, सज्जन शब्द बना, कैसे बन गया सज्जन शब्द? कि दो शब्दों से मिलकर के सत प्लस जनः। सत में अंतिम वर्ण है त और जनः में पहला वर्ण है ज, तो दोनों स्वर है, दोनों व्यंजन है, त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन मिलने के कारण यहाँ पर भी व्यंजन संधि हुई है। दूसरा उदाहरण, तत् प्लस लयः, माने तल्लयः, तल्लयः पद बन गया। कैसे बन गया? कि तत् प्लस लय मिलकर के, तो तत् में अंतिम वर्ण है त, वो है व्यंजन, और लयः में ल वर्ण है पहला और वो भी है व्यंजन। तो दोनों व्यंजन मिलकर के भी व्यंजन संधि होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अंतिम देखना, अच प्लस हल इज इक्वल टू व्यंजन संधि। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ ऐसा लग सकता है कि अरे यहाँ अच संधि लगानी है कि व्यंजन संधि लगानी, दोनों के नियम अलग अलग है। जब हम भेदों को पढ़ेंगे तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखा है अच प्लस हल इज इक्वल टू व्यंजन संधि, अर्थात कि जब अच होगा पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा हल, तो अच और हल दोनों आमने सामने मिल जाएंगे तो भी व्यंजन संधि हो सकती है। जैसे शिवच्छाया, शिवच्छाया ये पद बन गया, शिवच्छाया ये पद बन गया और दो शब्दों से मिलकर के शिव प्लस छाया मिलकर के शिवच्छाया ये पद बना है। अब शिव में देखिए व है, इस व में अंतिम वर्ण है अ, अंतिम वर्ण है अ, और इधर छाया में सबसे पहला वर्ण है छ, तो ये अ और ये छ, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलने के बाद तीसरे वर्ण की उत्पत्ति हो गई और यहाँ कौन सी संधि हुई? यहाँ भी व्यंजन संधि हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा उदाहरण, छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र में अंतिम वर्ण है अ, ये स्वर है और छाया में छ है वो व्यंजन है, छाया में छ है वो व्यंजन है। तो अ और छ माने स्वर और व्यंजन दोनों मिलने के बाद आगे जो वर्ण होगा छत्र छाया बन गया, पर यहाँ हमें समझना है कि यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो गई है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन संधि, स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन संधि। ठीक, तो ये व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? बहुत सुंदर है, विसर्ग संधि भी बहुत सिंपल है। पहले तो हमें ये देखना है। देखिए विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ किसी स्वर किसी व्यंजन का मेल होता है तो वह विसर्ग संधि मानी जाती है। अर्थात कि जब विसर्ग के साथ, सबसे पहले तो हमें दो बिंदी देखनी है, विसर्ग देखने, तो विसर्ग के साथ में माने उसके बाद में स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, तो दोनों वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे कैसे? देखिए उदाहरण देकर के, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग और उसके बाद स्वर आता है
तो वहां विसर्ग संधि होगी। तो कैसे हुई देखिए, अतः प्लस एव अतएव, अतः प्लस एव अतएव। अतः में ये विसर्ग है, ये दो बिंदी दिख रही है, दो बिंदी दिख रही है, अतः प्लस एव। तो एव में सबसे पहला वर्ण है एव, माने ये है स्वर और ये है विसर्ग। तो ये दोनों मिल गए और क्या बन गया, अतएव, माने यहाँ विसर्ग संधि हो गई। अब विच्छेद करना हो तो इसको विच्छेद भी कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। फिर से ये विसर्ग वापस आ जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ बदलाव हुआ, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि हो गई है। दूसरा उदाहरण, कह प्लस अपि, कह, कह माने ये विसर्ग है, कह माने कह के बाद में जो ये दो बिंदी है वो विसर्ग है, और अपि, अपि में सबसे पहला वर्ण है अ, तो ये विसर्ग के बाद अ आ रहा है, अ है वो स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो गई है। ये पहला नियम, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, विसर्ग प्लस व्यंजन इज इक्वल टू विसर्ग संधि, माने विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण हो तो भी विसर्ग संधि हो सकती है। कैसे होगी देखिए, यहाँ नमः प्लस ते नमस्ते, नमः, नमः माने यहाँ विसर्ग है, और ते, ते में कौन है, ते में स्वर है कि व्यंजन है, कि व्यंजन है, कि नमः प्लस ते, तो नमस्ते शब्द बन गया, यहाँ विसर्ग संधि हो गई। आयुर्वेद, आयुर्वेद में आयुः प्लस वेद, आयुः ये विसर्ग आ गया, विसर्ग आने के बाद व्यंजन वर्ण आ गया वेद में, वो व्यंजन वर्ग है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए तो आयुर्वेद शब्द बनता है, माने यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। माने विसर्ग के बाद स्वर आ जाए तो भी विसर्ग संधि हो सकती है, और विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आ जाए तो भी विसर्ग संधि हो सकती है। बस इतने नियमों को आपको ध्यान में रखना है, और सार इतना ही है। क्या है सार, यदि स्वरों के स्थान पर बदल हो रहा हो तो स्वर संधि होगी, माने स्वरों के स्थान पर स्वर बदल रहा हो, स्वरों के बीच में चेंज हो रहा हो तो स्वर संधि होती है। यदि व्यंजनों के स्थान पर बदल हो रहा हो तो व्यंजन संधि होती है, माने यदि व्यंजन बदल करके दूसरा वर्ण उसकी जगह पे आ रहा है तो समझ जाना वहाँ व्यंजन संधि है, और यदि विसर्ग के स्थान पर बदल हो रहा हो तो समझ जाना वहाँ विसर्ग संधि है। माने विसर्ग बदल करके उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ रहा हो तो समझना वहाँ विसर्ग संधि हो रही है। तो ये तीन संधि के प्रकार हमने देखे। अब इसमें और भी एक एक संधि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। स्वर संधि के बहुत प्रकार, व्यंजन संधि के बहुत सारे प्रकार, विसर्ग संधि के बहुत सारे प्रकार। तो इन सब प्रकारों को देखने की कोशिश हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ हम यहीं विराम लेंगे। धन्यवाद।